सिमी, अपने बारे में बताइए। सर, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम सिमी यादव है। मैं इंदौर ज़िले की रहने वाली हूँ। सर, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के पालदा गांव से की है और 2012 में मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस में डीएवीपी यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद सर 2014 में मैंने एमएससी किया कंप्यूटर साइंस में और 2016 में मेरा विवाह श्री राहुल यादव जी के साथ हुआ और उसके बाद 2018 से सर मैं राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। 2018 में मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार का इंटरव्यू दे चुकी हूँ सर और 2019 का मेंस का इंटरव्यू भी मुझे देना है और आज सर 2020 का इंटरव्यू देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप यादव हैं, तो मुझे यादव वंश के बारे में क्रोनोलॉजी बताएंगे आप? बताइए। सर, ऋग्वेदिक काल में 5 जने का उल्लेख मिलता है जिनमें 5 क्षत्रिय थे, जिनमें से एक क्षत्रिय राजा थे यदुवंश के। उन्हीं से सर जो यादव वंश की जो है वो उत्पत्ति हुई है। यादव का जो अर्थ होता है सर वो मतलब यदुवंश से जने और इस वंश के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ग्वाल से संबंधित है और गाय पालने का काम करते हैं। और सो भगवान जो कृष्ण थे वो भी सर इसी वंश के थे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के पहले था। मतलब कास्ट सिस्टम है, ऋग्वेदिक काल की हम बात करें तो 4 वर्णों में था, तब कोई जाति सिस्टम नहीं था, कुल थे सर। तो क्षत्रिय वंश में जो राजा यदु थे, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी सर ऋग्वेदिक काल में जी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र थे जी सर। तो क्षत्रिय जो कुल के यादव राजा थे, राजा यदु, उन्हीं के वंशज। चलिए ठीक है। यादव की बहुत अच्छी विचारधारा है जिसके अंदर वसुदेव कुटुंबकम भी बोला जाता है। क्या है विचारधारा? सर, वसुदेव कुटुंबकम मतलब कि जो पूरी धरा है उसको ही अपना परिवार मानना सर, ऐसा विचारधारा है। तो ऐसा भारत हमेशा जब भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं या हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहीं पर भी बाहर विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वासुदेव कुटुंबकम की बात बहुत करते हैं। जी सर। तो ऐसा क्या विशेषता है हमारे भारत देश की, मतलब प्राचीन युग से लेकर वर्तमान युग के अंदर कि हमने कुछ ऐसे ऐसा कुछ काम करा है संस्कृति के लिए या मानवता के लिए जहाँ पर हम इस विचारधारा को हमेशा अपने आप की अपनी मतलब कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर का एक बहुत रिच हेरिटेज मानते हैं। यस सर, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका अभिन्न हिस्सा है वसुदेव कुटुंबकम। मतलब कि केवल एक राज्य, एक देश तक सीमित नहीं है, इससे बढ़कर भी पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानने की ये नीति है सर वसुदेव कुटुंबकम की। और भारत में प्राचीन काल से ही ये चला आ रहा है और वर्तमान में सर हमारे प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी भी इसका भी जोर शोर से जो है वो प्रचार कर रहे हैं। चलिए सिमी, आप यादव हैं तो आपने भगवत गीता तो पढ़ी होगी। चलिए, तो मुझे आप ये बताएंगे कि भगवत गीता का एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ उपयोग कर पाएंगे आप? जी सर, बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? सर, भगवत गीता हिंदू धर्म का एक ग्रंथ ही नहीं है, उसके अलावा सर बहुत सारी अच्छी बातें हमको सिखाता है, नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। तो सर उन सारे आदर्शों को अगर एक लोक सेवक अपने कार्यशैली में बताएं क्या सीख सकते हैं अपन भगवत गीता से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? सर, पहला जो है वो कि कर्म आप करते जाइए और फल की इच्छा मत करें। तो सबसे पहला पार्ट तो ये सीखने को मिला सर कि अगर सही है क्या अब सही मानती है इसको, आपको सैलरी मिल जाए आप कर्म करें, कर्म करते रहो और फल की इच्छा नहीं करो। यहाँ पर तो उल्टा होगा सर जब भी हम सर वल्लभ भवन में तो उल्टी चीज लिखी है। क्या लिखा है? क्या लाए थे क्या ले जाओगे, जो लेके आए हो यही ले जाओ। इसी वल्लभ भवन की मतलब आप सैलरी की इच्छा नहीं रखोगे। हाँ। सर, ये जो सैलरी मिलना है ये शासन का एक प्रक्रिया है कि अगर काम किया है तो सैलरी मिलेगी। लेकिन सर मैं इस सेंस में बताना चाह रही थी आपको कि जैसे कोई भी अधिकारी है, अगर वो अपने को दिए गए कार्य को सर पूरी निष्ठा के साथ अपना नाम कमाने के हिसाब से ना सोचकर ईमानदारी के साथ करने का प्रयत्न करते हैं, तो ये वाली जो सीख है विकास की दृष्टि से सही है, विकास की दृष्टि से सही है कि फल की इच्छा नहीं करना है, कर्म करते जाओ। सर विकास की दृष्टि में देखा जाए तो जो है कि उसमें तो सर हमको आउटपुट भी देखना पड़ेगा। अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो उसमें आउटपुट देखना कैसे?
चलिए इसी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी मध्य प्रदेश शासन ने लाडली बहना योजना शुरू करा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गिमिक्स है कि विधानसभा चुनाव आ रहा है ना, तो महिलाएं जो है कहीं ना कहीं एक 40% ऑफ द वोट बैंक, और स्पेशली यदि हम बात करें तो उसके अंदर से 20 to 30% जो है वोटिंग एज होगी, तो कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन जो है इस योजना के अंदर हो जाएगा। तो आप क्या एनालाइज करते हैं कि महिलाओं को ऐसी योजना मिलना चाहिए या महिलाओं को और भी कुछ आवश्यकता है? सर, जब शासन की कोई योजना आती है तो हो सकता है कि उसके कुछ पॉजिटिव्स हो और कुछ नेगेटिव पक्ष भी हों। मुझे ये लगता है सर कि जो योजना शासन की आई है बहुत ही सराहनीय है। बहुत सारी महिलाएं हैं, जो सरकार का मेन उद्देश्य है वो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, जैसा कि सरकार 1000 रुपये में हो जाएगी क्या? सर 1000 रुपये में नहीं हो पाएगी, लेकिन ये एक शुरुआत है। जैसे कि अगर कोई महिला है, अगर मान लीजिए कि सर वो बिल्कुल भी स्वावलंबी नहीं है और अपनी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनके लिए भी अपने पति पर निर्भर करती है, और जो अधिकांश महिलाएं हैं सर ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, निरक्षर हैं, और उनके जो पति है वो भी रात्रि के समय मदिरा का सेवन करके आते हैं, उनकी पिटाई करते हैं। तो और अगर ऐसे में सर डूबते को तिनके का सहारा, अगर 1000 रुपये सरकार दे रही है, महिला जो है उसको अगर अच्छे काम में लगाए, मान लीजिए कि वो सिलाई मशीन खरीद कर लेके आ जाती है किस्त पे, तो सर वो एक उसको रोजगार मिलेगा, स्वावलंबी को बनेगी, और ऐसी ही सरकार की मंशा है। तो मुझे नहीं लगता कि सर ये योजना गलत है। नहीं, रोजगार 1000 कैसे मिलेगा? सर छोटी छोटी चीजें सर वो खरीद सकती है, और गवर्नमेंट चाहती तो कुछ ऐसी योजना लाती जिसमें उनको रोजगार। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जैसे कहीं होता ही है ना कि सिलाई मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जी। कहीं ना कहीं उनको वो टूल्स प्रोवाइड करती है जिस टूल्स के लिए वो स्वरोजगार स्थापित करने के लिए और ऐसी योजना है किसी प्रधानमंत्री हाँ, रोजगार ऑलरेडी योजना सर है? प्रधानमंत्री कौशल योजना उसके तहत है, ऐसा हो रहा है स्वाधार योजना है, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं सर। और ये भी चुनाव के पहले लाना। सर इस बात पे ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि ये चुनाव से जोड़कर इस योजना को देखा जा रहा है, लेकिन सर इसके पहले भी लाडली लक्ष्मी योजना आ गई थी, वो तो चुनाव के पहले नहीं आई थी, और सर उसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। अब बालिका जन्म पर लोग दुख नहीं मनाते, खुशी मनाते हैं, और लड़कियां जो है वो स्कूल भी जा रही हैं, पढ़ भी रही हैं। तो ये सर इस योजना का शुरुआती चरण है, और इसमें सरकार कुछ संशोधन करे, कुछ सुधार करे, जैसे कि 1000 रुपये कम है, और इसके अलावा कुछ प्रशिक्षण भी उनको दे। देखो, लाडली लक्ष्मी से कैसे डिफरेंट है सर लाडली लक्ष्मी योजना जो है उसमें 21 वर्ष तक की जो बालिकाएं हैं उनको शामिल किया गया है, और सर इसमें 23 वर्ष से लेकर जो है अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं और विवाहित महिलाएं हैं, खास अंतर सर विधवा महिलाएं भी और परित्यक्ता, तलाकशुदा सारी महिलाएं सर इसमें शामिल हैं। 23 से सर अधिकतम शायद से 60 या 65। कौन सी नोडल मिनिस्ट्री की योजना है ये? नोडल डिपार्टमेंट कौन है? जी सर, महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास। एक मिनट, इसमें मैं कह रहा हूँ कि जैसे लाडली लक्ष्मी योजना चल रही थी उसी में मेंशन कर देती, हाँ उसी में भी तो संशोधन करके और ये प्रावधान उसमें जोड़ देते। जी सर, बिल्कुल कर सकती थी सरकार, लेकिन एज क्राइटेरिया थोड़ा अलग था, तो मुझे लगता है इस वजह से सरकार ने क्या होगा, और सरकार इसका जोर शोर से सर प्रचार भी करना चाह रही होगी, जैसे कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। वैसे भी शादी के बाद में जो लड़की होती है उसको लक्ष्मी का गृह लक्ष्मी किया जाता है, कहा जाता है, तो वो भी लाडली लक्ष्मी योजना वो भी बिल्कुल। यहाँ पर बहना जो है, बहना उसको जस्टिफाई करिए कि जो ये शब्दावली यूज़ करिए ये नॉन पॉलिटिकल है, और सही में इसका जो मोटिव है वो वेलफेयर है, कल्याणकारी है। सर जो माननीय मुख्यमंत्री जी है शिवराज सिंह चौहान जी, वो मामा के रूप में फेमस हैं पूरे प्रदेश में, और जितनी भी महिलाएं हैं उनके भाई होने का वो दावा करते हैं। इस नाते उन्होंने सर अपनी बहनों को सशक्त करने के हिसाब से सर इस योजना की जो शुरुआत की। चलिए 1992 ईयर्स जो है वो आपका बर्थ ईयर है, राइट? कुछ मुझे बताएंगे कि भारत के अंदर ये साल के अंदर बहुत उथल पुथल रहा था। जी सर, बताइए क्या रहा था उथल पुथल? सर पहला आर्थिक क्षेत्र में हुआ था सर, एलपीजी मॉडल सरकार लेकर आई थी 1991 में लाई थी। 92 में थोड़ी है वो। जी सर। 91 का मैं तो दुर्घटना की बात कर रहा हूँ। जी 92 सर, में कुछ हुआ था? सॉरी सर, बाबरी मस्जिद
को ढाया गया था, जो ढांचा विवादित ढांचा। विवादित ढांचा था उसको सर गिराया गया था 1999। क्या था कुछ आप और सर- बताएंगे, कौन से कमीशंस बने थे और वर्तमान में क्या स्टेटस है उसका, कुछ 4 मेजर पॉइंट्स बताएंगे? जी सर, सर जो विवादित ढांचा था उस पे जो हिंदू पक्ष का दावा था कि मतलब राम मंदिर जो भगवान राम है उनकी जन्मस्थली थी, और सर मुस्लिम पक्ष जो बोल रहे थे कि ये मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट के शब्द बताएंगे तो मुझे खुशी मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है। चलिए, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि आपको भजन सुनना पसंद है ना? तो भजन और कीर्तन में क्या अंतर होता है? जी सर, भजन और कीर्तन यद्यपि दोनों ही भगवान की भक्ति का एक तरीका है, लेकिन इसमें एक सूक्ष्म अंतर है। सर भजन मतलब कि ये व्यक्ति अकेले में भी गा सकता है, इसके लिए कोई ढोल ताशे वाद्य यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो कीर्तन है सर, ये प्रॉपर मंडली में होता है, इसके लिए हमको ढोलक गाजे बाजे की ज़रूरत पड़ती है। और सर कीर्तन में एक व्यक्ति जो है वो पहले कुछ लाइनों को गाता है और बाकी जो भजन गायक है, सह भजन गायक, वो उसकी लाइनों को दोहराते हैं। ये तो ये भक्ति काल, भारत के अंदर भक्ति काल कब से कब तक के था? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, मध्यकाल में सर ये भक्ति आंदोलन था सर, और शुरुआत सर इसकी लगभग 8वीं शताब्दी से हुई थी। सिमी, मुझे एक बात बताइए, जी सर। प्रशासनिक अधिकारी के इंटरव्यू के लिए आप आए हैं, सोच समझ के बताइएगा। मेरा प्रश्न आपके सिलेक्शन के लिए बड़ा कल्याणकारी होगा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धर्म और कर्म के अंदर यदि आपको एक में से चुनना पड़े तो आप किसको चुनोगे? सर धर्म और कर्म दोनों ही जो मोक्ष के मार्ग हैं, तो सर कर्म मोक्ष का मार्ग कैसे, धर्म मोक्ष का मार्ग कैसे? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन है कि धर्म और कर्म में से आपको एक चीज चुनना है। एक चुनना है, मोक्ष की बात वो नहीं हाँ। थी, आप मोक्ष बीच में क्यों ला रहे हो? क्यों ला रहे हो? सर मैं धर्म के अधीन रहते हुए सर मैं कर्म को चुनूंगी। दोनों को चुना है आपने तो? जी सर। मैंने तो आपको एक ही चॉइस सर, बोला, मैं, आपको एक ही चुनना है भाई। तो चॉइस ही एक है, एक ही दो में से एक चुनना है। तो आप सर अगर लेकिन मैंने कर्म को चुन लिया और मैंने धर्म की नहीं, नैतिकता वो को ध्यान में आपकी प्रॉब्लम है। आप तो फाइनल बताइए, आपको किसको चुनना है? सर मैं धर्म को ध्यान में रखते हुए ही कर्म को चुनूंगी सर, तभी मेरा जो कर्म है वो सार्थक हो पाएगा, अदरवाइज निरर्थक हो जाएगा सर सिमी जी, जी सर। पूजा का अर्थ बताइए। पूजा का सर अपने आराध्य के सामने बैठकर उनसे साक्षात्कार करना, जो सर है उसको भी पूजा मानते हैं। इंटरव्यू लोगे तो वहाँ कैसा? नहीं सर, उनसे उनके सम्मुख जाना, उनसे बातें करना, उनसे जुड़ना, ये सर। साक्षात्कार आपने वर्ड यूज किया। जी सर। चलिए, अर्चना का मतलब? सर पूजा और अर्चना में दोनों में ही सूक्ष्म अंतर है। मैं भगवान की भक्ति का मार्ग ही मानती हूँ, बाकी कीर्तन? समझती हूँ। सर कीर्तन जैसा कि अभी मैंने बताया कि संगीत के साथ में भगवान का गुणगान करना कीर्तन कहलाता है। चलिए, आपका सब्जेक्ट एमएससी कंप्यूटर साइंस। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस? जी सर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। कंप्यूटर जो है वो चूँकि एक डिजिटल मशीन है, वो बीट पर काम करता है, 0 और 1 पर, और वो कंप्यूटर को हम कोई भी इनपुट देते हैं तो हम अपनी इंसानी भाषा में देते हैं, जिसको कंप्यूटर नहीं समझता, तो वो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ी, तो उन्हीं लैंग्वेज ट्रांसलेटर में सर अपने कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं। एआई का क्या मतलब होता है? सर AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चैट जीपीटी क्या है? सर चैट जीपीटी जो है एक प्रकार का सर चैटबॉट है। चैट मतलब कि सर वार्तालाप, और जीपीटी मतलब कि जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये एक आंसर को जनरेट करने वाला पहले से ट्रेन किया हुआ एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जिससे कुछ शब्द जिससे किसी भी प्रश्न को अगर लिखकर जो है वो पूछा जाएगा तो वो उसका हमको आंसर देगा। गूगल सर्च इंजन और चैट जीपीटी में क्या अंतर है?
सर दोनों ही जो है यूज़र को इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन इनमें एक अंतर है। मान लीजिए कि मैंने इंदौर के बारे में गूगल पे कुछ सर्च किया या किसी संस्थान के बारे में कुछ सर्च किया, तो गूगल उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट हैं वो मुझे वेब पेज पर ओपन करके दे देगा, और मेरी चॉइस है कि मैं किस साइट पर जाऊंगी और उसमें से जानकारी मुझे खुद ढूंढना होगी। लेकिन चैट जीपीटी में मैं अगर बोलूँगी कि मुझे इंदौर के बारे में 100 शब्दों में कुछ जानकारी दीजिए, तो चैट जीपीटी मुझे जैसे कि एक व्यक्ति आंसर करता है किसी बात का लिमिटेड वर्ड्स में, उस तरीके से सर मुझे आंसर देगा। मुझे किसी वेबसाइट पर उसको अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं यदि से सिविल जॉब्स फॉर एग्जांपल सिविल जॉब्स के लिए सर्च करूँ जी सर। तो क्या आंसर देगा? सर सिविल जॉब्स के बारे में वो देगा कि ये एक संस्थान है जो कि भंवरपुरा के नज़दीक स्थित है इंदौर में, और ये जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा लोक सेवा आयोग इनकी तैयारी करवाता है। और भी मेरा पर्पस तो कुछ और सिविल जॉब्स के बारे में पता करना। सर तो फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसमें कि आप क्या पूछ रहे हैं, तो फिर वो आपको स्पेसिफिक आंसर देगा। गूगल क्या एआई है? जी सर, गूगल में भी एआई का जो है वो कहीं ना कहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? सर क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है एक इंटरनेट बेस्ड जो होता है मेमोरी सिस्टम होता है, जो बहुत ज़्यादा जब स्टोरेज हो जाता है, और तो सर उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से हम क्लाउड के अंदर हमारे डेटा को जो है सेव कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए जहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग यूज हो रही हो। सर फेसबुक के अंदर जो है वो यूज़ हो रहा है, ट्विटर में यूज़ हो रहा है, ये सब क्लाउड। फेसबुक में कैसे यूज हो रहा है? सर जो सारा की सारा डेटा है, हमने देखा होगा कि कई बार हम हमारे मोबाइल फ़ोन में अगर उस हमारे फेसबुक अकाउंट को उस समय के लिए बंद कर देते हैं, या फेसबुक की का ऐप ही हमने डिलीट कर दिया, लेकिन फिर बाद में हम अपने ही मोबाइल से या किसी और सिस्टम से उसको करते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा डेटा जो है वो स्टार्टिंग से उठकर आ जाता है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करिए। जी सर ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जो कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। किसी डेस्कटॉप के 5 ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम बताइए। जी सर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दिस इज डॉस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 डीप लर्निंग क्या है? सर डीप लर्निंग जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही भाग है, जिसमें हम मशीन को अनुभव के बेसिस पर अगले जो टास्क हैं उसको करने के लिए प्रिपेयर करते हैं सर। मतलब अनुभव के आधार पर जो है वो सीखना, दैट इज डीप लर्निंग। बिग डेटा? सर बिग डेटा जो है वो डेटा स्टोरेज का एक वास्ट फॉर्म है, जिसमें भारी मात्रा में जो है वो मेमोरी को स्टोर किया जा सकता है। इंदौर के रहने वाली हैं आप, इंदौर की कुछ 3 ऐसी बातें बताएं जो केवल इंदौर में ही हैं और कहीं नहीं है। सर इंदौर की स्वच्छता है, और सर इंदौर का जो खान पान है, खान तो सब जगह मिलता है, लेकिन सर इंदौर का जो है वो ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। और सर इंदौर जो है वो पूरे एमपी में एजुकेशन हब के तौर पर जाना जा रहा है। एजुकेशन हब तो कितने हैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में केवल इंदौर में ही ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कहीं नहीं है। 3 सर आपने एक ही बताई केवल। जी सर और इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों संस्थान हैं। ये बस वेरी गुड। दूसरा? एक स्वच्छता हो गई, एक दो और एक और होगा। इंदौर की संस्कृति, इंदौर के लोगों का अपनापन, वहाँ का है। ये तो 7 स्टार सिटी नहीं है। जी सर। केवल इंदौर ही है 7 स्टार। जी सर। और किसको मिला 7 स्टार? जी सर, वो स्वच्छता में ही मैंने उसको। नहीं, स्वच्छता में और वो थोड़ा सा अलग है। स्वच्छता में अलग है, वो अलग कैटेगरी हो गई, उससे रिलेटेड है। ओबीसी को आरक्षण 14%, 27% को लेकर विवाद चल रहा है, तो आप क्या मानती हैं कितना मिलना चाहिए? सर इस बारे में चूँकि अभी मामला विचाराधीन है, और हाल ही में जो एमपी गवर्नमेंट है इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी, तो आपके प्रति तो विचारधीन नहीं है ना, आप तो बोल सकते हो। नहीं, आपके विचार सर, जैसा कि मैं- आप कितना चाहती हैं? मतलब आपके आंसर में तो विचारधीन नहीं है ना। सर जैसा कि न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर के माध्यम से सरकार ने ओबीसी की जो जनगणना करवाई थी, तो मुझे पता उसके माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि 50% के लगभग जो ओबीसी की जनसंख्या है, और ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में जो 14% आरक्षण उसको मिल रहा है वो बहुत कम है। जैसे कि मध्य प्रदेश में एससी और एसटी के लिए जो भी आरक्षण है सर, वो उनकी जनसंख्या के अनुपात के लगभग बराबर है, लेकिन ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो सर ये आरक्षण है वो उसके आधे से भी कम है। तो सरकार ने इसके लिए एक आयोग भी किया था गठित, और सर कुछ नहीं हुआ। हाँ सर, तो जो कि हाईकोर्ट ने इंदिरा साहनी वाद का हवाला देते हुए सर कि उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसा कि सर एक बार इसका जो है वो पूरा की पूरा रिव्यू जो है वो किया जा सकता है। सुन लिया आंसर नहीं करते। क्वेश्चन बनने वाला है। भजन सुनना आपकी हॉबी है। एक प्रथा स्टार्ट हुई थी, संकीर्तन प्रथा, हिस्ट्री में सुना होगा। संकीर्तन प्रथा भजन से जुड़ा हुआ है वर्ड। तो किसने स्टार्ट की थी, कहाँ पर स्टार्ट हुई? संकीर्तन प्रथा। जी सर। तो कीर्तन ही बोलते हैं, तो वर्ड सही है संकीर्तन। सर मैं एग्जैक्ट अभी नाम कॉल नहीं। सुनने से आपको मतलब क्या फर्क पड़ता है आपके जीवन में, क्या चेंज आया है या आएगा? सर भजन सुनने से जो है मैं पूरी, अगर कोई भी थकान है या कहीं कुछ तनाव है किसी बात का, तो सब कुछ भूल जाती हूँ। और सब कुछ भूल जाते हैं। जी सर, बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है और सब कुछ भूल जाने की गलत है। सर जो तनाव है उसको सर तनाव चिंता उसको मैं भूल जाएंगी आप तो। नहीं सर, तनाव चिंता इन सब चीजों को सब कुछ भूल जाती हैं। नहीं शहर में तनाव है तो सर मैंने उसके आगे जाओगे। मैंने उसके आगे बोला था कि मैं तनाव वगैरह जो भी है नहीं, ये हॉबी एक तो अब क्या है कि डिपेंड है दूसरों पर। अब भजन नहीं हो रहे हैं तो फिर कैसे क्या करेंगे? सर मोबाइल में कोरोना के टाइम में जैसे सर भजन सुनने के अलावा मैं खुद भी सर भजन भी मैं गाती हूँ। आपने इसमें लिखा नहीं भजन गाते? सर मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं गाती हूँ। किस टाइप के भजन गाती हैं, कौन से भजन? सर क्षेत्रीय भजन, फिल्मी भजन, सभी प्रकार के भजन में गाती हूँ। फिल्मी भजन? जी फिल्मी भजन जैसे सर, जैसे कुछ फिल्मों के जो भजन है उनकी जो वर्डिंग है बहुत दिल को छू जाने वाली होती है। जैसे कि द बर्निंग ट्रेन का एक भजन है, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तो वो सर मुझे अच्छा लगता है। गाते हैं आप तो ऐसे ही गुनगुनाते होंगे कि कहीं? नहीं सर, मैं गुनगुनाने के अलावा सर कई बार ऐसे मौके पड़ते हैं परिवार में, समाज में। जी सर, रात्रि जागरण हुआ या नवरात्रि में भजन होते महिलाओं के, तब मैं सर वहाँ पे पार्टिसिपेट बिल्कुल करती हूँ। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आप क्या करें? सबसे प्रमुख उपाय आप बताएं। सर पहला जो सर है, मैं उनका एक ही उपाय पूछ रहा हूँ, प्रमुख यानी एक, पहला दूसरा तीसरा नहीं। सर मैं उनको सर उनका आर्थिक सशक्तिकरण जो है वो करेंगे सर, उनको सशक्त बनाएंगे। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे बनाएंगे? सर उनके लिए जो है, अगर वो कुछ भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर, उनको ट्रेनिंग देकर जो है वो रोजगार उनको दिलाकर सशक्त करूँगी। इंदौर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इंदौर में अच्छी चीज़ें हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इंदौर के अंदर। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? सर जैसे कि अभी वर्तमान के संदर्भ में देखें तो पेयजल, गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या जो है वो सर एक गंभीर समस्या है। और दूसरा सर बारिश के समय में जो जल भराव की समस्या देखी जाती है। तीसरा सर जो है वो जो पॉल्यूशन है, फिर वो जो जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, जो कार नदी है वो नाले का रूप ले चुकी है। और ट्रैफिक की समस्या है सर। इसके अलावा सर अपराध हो रहे हैं, वो एक ज़्यादा समस्या है। एक इंदौर में घटना घटित हुई थी। जी सर। उसके बारे में है आपको? जी सर। सर जो अभी 30 मार्च वाली बावड़ी वाली है। जी सर। क्या था वो? सर उसमें रामनवमी के दिन हवन चल रहा था। यही पटेल नगर की घटना है सर। बावड़ी की जो स्लेब थी उसके ऊपर हवन चल रहा था और उसके धंसने से सर 30 लोगों की जो है वो। तो ठीक, उसमें क्या हुआ, क्या है उसमें, क्या सरकार ने एक्शन लिया? सर जो है सरकार ने अभी कुछ जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई, वो शोकाज नोटिस दिया हुआ है सर। और जो भी संगठन है, वहाँ के जो रहवासी हैं, उन्होंने
FIR दर्ज करने की मांग की है और जो भी मृत परिवार है उनको मुआवजा देने मंदिर के को लिए हटाने का भी तो कुछ हुआ था? जी सर वो बावड़ी जो है उसको पूरा की पूरा उसका भराव कर दिया गया है और वहाँ पर मंदिर को पूरा की पूरा तोड़ दिया गया है। तो सर अभी जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा फिर से मंदिर को बनाने की जो मांग वो की जा रही है। गवर्नमेंट ने सर शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा।